रियल एंड अपेरेंट वेट जो है उसमें फ़र्क क्या है। रियल वेट जो है सिंपली जो ज़मीन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अपनी तरफ खींचती है, जिस फोर्स के साथ खींचती है सेंटर की तरफ, उसको हम रियल वेट से डिफाइन करते हैं और रियल वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। जबकि जो अपेरेंट वेट है वो हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो हम उस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल से बचाने के लिए लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर वो हम टेंशन T से डिफाइन कर रहे हैं, वो हमारा अपेरेंट वेट होगा। तो ये हमारे पास 4 केसेस हैं रियल और अपेरेंट वेट के। सबसे पहला केस जो है उसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो आप जो है हम एलिवेटर का कंसेप्ट ले लेते हैं जी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो एलिवेटर में मूव कर रहा है और एलिवेटर जो है उसका एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि एलिवेटर जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस केस में एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा और जो रियल वेट है वो इक्वल होगा हमारे अपेरेंट वेट के, यानी कि mgh के। रियल और अपेरेंट वेट जो है वो इक्वल होंगे अगर एक्सेलरेशन 0 हो। लेकिन अगर हमारा जो सिस्टम है वो एक्सेलरेशन a के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से ज़्यादा होगा। T जो है वो इक्वल होगा W प्लस ma के। a वो एक्सेलरेशन है जिससे हमारा जो सिस्टम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और W हमारा रियल वेट है जिसे हम mg से डिफाइन करेंगे। इसके अलावा जो अगर हमारा जो सिस्टम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो विद एक्सेलरेशन a, तो जो रियल वेट है और जो अपेरेंट वेट है वो अगेन इक्वल नहीं होंगे। अपेरेंट वेट जो है वो कम होगा और रियल वेट जो है वो ज़्यादा होगा। रियल वेट अपेरेंट वेट जो है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, T इज इक्वल टू W माइनस ma, यानी कि डाउनवर्ड मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट वेट है वो कम होगा एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल मूव कर रहा हो, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो g हो, तो T जो है अपेरेंट वेट जो है वो 0 होगा। यानी कि फ्री फॉल मोशन में जब एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है तो हमारा अपेरेंट वेट जो है वो वैनिश कर जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए असर जो हैं वो ज़मीन के गिर्द मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। नेचुरली चांद जो है वो हमारी ज़मीन का सैटेलाइट है, यानी कि वो नेचुरल सैटेलाइट है हमारी ज़मीन का। इसके अलावा हम कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी स्पेस में सेंड करते हैं अपने ख़ास मकासद को अचीव करने के लिए। ये स्पेस में रहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के साथ ये मूव करते हैं और इनकी जो क्लोजेस्ट जो हमारी ज़मीन के अगर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो तो उसके लिए जो उसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी उसे हम स्क्वायर रूट GR से कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। और ये वो मिनिमम स्पीड है जिस मिनिमम वेलोसिटी है जिसके साथ जो है सैटेलाइट जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। और इस स्पीड को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम ड्यूरेशन जो है वो लगता है कि जी कितने टाइम के अंदर एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट होगी। ऐसे सैटेलाइट्स के लिए जो ज़मीन के करीब तक रखे गए हैं तो जी उसका आंसर जो है हमारे पास आएगा 50-60 सेकंड, यानी कि 5060 सेकंड। और अगर आप इसे मिनट्स में देखें तो जी ये बराबर होगा तकरीबन 84 मिनट्स के। इसके अलावा जो हमारे ज़मीन के करीब 3 सैटेलाइट है उसकी हाइट जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से नियरली 400 किलोमीटर है। टोटल GPS सिस्टम में जो हम सैटेलाइट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी तादाद जो है वो 24 है। और इसके अलावा वो जो GPS सिस्टम से जो पोजीशन कैलकुलेट करते हैं वो नियरली 10 मीटर की रेंज के अंदर एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं GPS आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हुए। वेटलेसनेस और ग्रेविटी फ्री सिस्टम से क्या मुराद है। वेटलेसनेस जैसे कि अभी हमने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन g के साथ मूव कर रहा हो तो उसका अपेरेंट वेट जो है वो 0 होगा। यानी कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स
जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के साथ मूव करते हैं, उनके लिए जो उनका वेट है वो 0 अपीयर होगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है और वो कौन सी फोर्स है जो उसको मूव करवा रही है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो जी वो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। यानी कि वो जो सैटेलाइट्स हैं वो हर वक्त फ्री फॉल की हालत में होते हैं। लेकिन अगर वो फ्री फॉल की हालत में होते हैं तो वो ज़मीन तक पहुंच क्यों नहीं जाते? इसको समझने के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है कि जी हमारे पास एक कैनन है जो शेल फायर करती है। अगर उसकी स्पीड कम होगी तो वो एज अ फ्लैटली मूव करते हुए कुछ डिस्टेंस पे जाके ज़मीन पर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उसकी स्पीड हम एक कुछ ज़्यादा स्पीड के साथ फायर करेंगे तो वो कुछ दूर जाकर गिरेगा लेकिन दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप उस कैनन शेल की जो स्पीड है वो बढ़ाते चले जाएं यहाँ तक कि आप पहुँच जाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड के, यानी कि 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के, तो वो जो शेल है वो ज़मीन पर गिरने की बजाय ऑर्बिटल मोशन ज़मीन के गिर्द करना शुरू कर देगा। यानी कि आप एक ख़ास स्पीड को अचीव करते हैं जिससे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन के अराउंड मूव करना शुरू कर देता है। और अगर आप इस स्पीड से ज़्यादा की स्पीड देते हैं तो वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा। अब इसमें जो अहम बात है वो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसे ऑर्बिट में रखने के लिए दो चीज़ें दरकार हैं। एक कि वो ज़मीन की ग्रेविटी के अंडर हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, यानी कि उस पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा हो a=g के, यानी कि वो हर वक्त फ्री फॉल की हालत में हो। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ अहम है वो उसकी जो है वेलोसिटी, जो है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हम उसको देते हैं, उस ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से वो ज़मीन के गिर्द मूव करता रहता है और ग्रेविटी जो है उस पर एक्ट कर रही होगी, लेकिन वो जो वेलोसिटी है वो उसको ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी की वजह से ज़मीन की तरफ आता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो उसको आगे की तरफ मूव करवा देती है। इसी तरह से क्योंकि ज़मीन जो है हमारी वो कर्व है, तो ये जो ज़मीन का कर्वेचर है ये भी ऑर्बिटल मोशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और जब तक वो जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के अराउंड मूव कर रहा होगा उसका वेट जो है वो 0 अपीयर होगा, और ऐसे सिस्टम को हम ग्रेविटी फ्री सिस्टम कहेंगे क्योंकि वहाँ पर वेट जो है वो 0 अपीयर होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम जो रिलेशन इस्तेमाल करते हैं वो है जी v=√gm/r। कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सैटेलाइट ले लेते हैं जी, वो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, उसका जो रेडियस है वो r है, और r जो है उसमें रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो शामिल होगी। यानी कि स्मॉल r जो है वो इक्वल होगा कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h। तो जी इस तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जी √gm/r से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है जी हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है ये एक तरीकाकार है जिसको इस्तेमाल करते हुए कोशिश ये की जा रही है कि हम किसी तरह से सैटेलाइट पे ज़मीन की तरह की ग्रेविटी जो है वो बना लें। इसके लिए हमें करना कुछ ये होगा कि हमें अपने सैटेलाइट को पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ रोटेट करवाना होगा जिसका जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल हो, ताकि वहाँ पर ज़मीन के इक्विवेलेंट ग्रेविटी क्रिएट की जा सके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम एक ऐसा सैटेलाइट बनाना चाहते हैं जो कि इस तरह से स्पेस में जाके रोटेट करे और उसकी जो रोटेशन है वो ज़मीन के इक्विवेलेंट ग्रेविटी को जनरेट कर सके, ताकि हम स्पेस में वेटलेसनेस और ग्रेविटी फ्री सिस्टम जैसी इन्वायरमेंट जो है उससे बच सकें और आम नॉर्मल लाइफ जो है वो स्पेस में गुजार सकें। लेकिन अभी इसके ऊपर जो साइंटिस्ट जो हैं वो कर रहे हैं। नियर फ्यूचर शायद हम स्पेस में जो है वो ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि ज़मीन के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, यानी कि ज़मीन की मोशन जो है, अर्थ की जो रोटेशनल मोशन है और जो सैटेलाइट जो है हमारे पास उसकी जो ऑर्बिटल मोशन है वो इस तरह से सिंक्रोनाइज होती हैं कि दोनों एक पॉइंट हमेशा एक दूसरे के साथ साथ मूव करते हुए हमें नज़र आते हैं। इसके लिए
एक खास पर्टिकुलर रेडियस पे हम अपने सैटेलाइट्स को सेंड करते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है GMT² डिवाइड बाय 4r² की होल पावर 1/3 के। और अगर आप इसमें g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, t जो है वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन के अंदर जो है हमारा सैटेलाइट जो है वो एक जो है वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, जो कि लाजमी तौर पर, क्योंकि अगर वो ज़मीन के उसकी मोशन जो है वो ज़मीन की मोशन के साथ सिंक्रोनाइज है तो ये 24 आवर्स होंगे। उसके बाद आप इसे डिवाइड कर दें 4π² से, तो हमारे पास जो रेडियस आता है किसी भी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का वो हमारे पास इक्वल है 4.3 10⁴ किलोमीटर्स के। इसके अलावा ये जो सैटेलाइट्स हैं ये इक्वेटर से नियरली 36,000 किलोमीटर की हाइट पर है और इनकी जो स्पीड है वो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि 3.1 किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर जो है ये कवर करते हैं। इसके अलावा ये टोटल तादाद में 3 हैं जो कि, और हर एक जो इसमें से है वो 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जो है वो कवर करता है। और अब इन्हीं सैटेलाइट्स को, ये जो हमारे पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, इनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त हमारी जो है ना जो सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें तकरीबन 126 ममालिक शामिल हैं और पूरी दुनिया में तकरीबन उसके 200 स्टेशंस जो हैं वो हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इंटेलसैट कहते हैं, INTELSAT। ये वो सिस्टम है जो कि तकरीबन 126 ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें जो अहम चीज़ है वो ये कि हम इस कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं और कम्युनिकेशन के लिए हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये स्पेस में विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट मूव करती है, ये बिखरती नहीं है स्पेस में, इसलिए हम जियोस्टेशनरी कम्युनिकेशन के जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज इस्तेमाल की जाती हैं वो हमारे पास 4 हैं, 4, 6, 11 और 14 गीगाहर्ट्ज़। हम ये 4 जो है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो हम स्पेस कम्युनिकेशन के लिए या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं।